हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत हद तक इंडियन पॉलिटी और करेंट अफेयर दोनों से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। संभवतः या अप्रैल में चुनाव होगी, तो इसीलिए हमने टॉपिक यहाँ पर लिया है गुड गवर्नेंस एंड पंचायती राज। अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप देखेंगे, मुख्यतः जब आप 65वीं बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न ई गवर्नेंस से पूछा हुआ है, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। तो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सब टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो चूंकि पिछले वर्ष ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न वहां पर आ चुका है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शासन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो चूंकि पिछले वर्ष ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, तो इस बार संभावना है कि गुड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। और चूंकि पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर चुनाव होने जा रही है, तो पंचायती राज चुनाव और सुशासन की स्थापित करने भूमिका, पंचायती राज जो संरचना है बिहार में, उसकी सुशासन स्थापित करने में क्या भूमिका हो सकती है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसीलिए आज का वीडियो का हमने टॉपिक ही यही बनाया है कि सुशासन की सुविधा के लिए एक सशक्त पंचायती राज संस्थान एक प्रमुख साधन हो सकता है। चर्चा करें। देखिए, एक तो यह जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आपको इंडियन पॉलिटी में काम आएगी यह प्रश्न, पंचायती राज सेक्शन। और अगर जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है, तो यह ऑप्शनल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न यही है, सुशासन की सुविधा के लिए एक सशक्त पंचायती राज संस्थान प्रमुख साधन हो सकता है। चर्चा करें। तो चूंकि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, हमें जानना है कि सुशासन क्या है। सामान्य जनता के हित के लिए कार्य करने वाली शासन प्रक्रिया को सुशासन कहा जाता है। सुशासन, देखिए, इसे अगर आप संधि विच्छेद करें शब्द का, सुशासन यानी सु प्लस शासन। सु का मतलब होता है स्वच्छ शासन, यानी कि ऐसा शासन जो स्वच्छ हो। स्वच्छ हो मतलब लोक कल्याणकारी हो, जनहित में किया जाने वाला शासन सुशासन है। रेने डिस्कार्टेंस के शब्दों में सुशासित राज्य वही है जिसमें नियम भले ही कम हो लेकिन उन पर अमल कठोरता से किया जाए, ठीक है। यानी कि जहाँ पर नियम कानून की ज़्यादा भीड़ नहीं हो, जहाँ पर कम से कम नियम कानून हो लेकिन उस पर कठोरता से अमल किया जाए, वही राज्य सुशासित राज्य के नाम से जाना जाता है। सुशासन का इंट्रोडक्शन देखा। अब देखते हैं कि सुशासन शब्द का इमर्जेंस किस प्रकार से हुआ है। सुशासन शब्द कब से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सुशासन शब्द, लोक प्रशासन जिनका ऑप्शनल होगा वो इसे शायद जानते होंगे कि 1990s के दशक में जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, खास करके जो भारत, अगर कंट्री भारत को देखा जाए तो उस दौरान तृतीय विश्व के जो देश हैं वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। भारत जैसे विकासशील देश कर्ज के लिए आईएमएफ जैसे संस्थान पर वे निर्भर हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आईएमएफ द्वारा कुछ शर्तों के साथ इसे कर्ज देने की बात कही गई और वे शर्त थे सुशासन मॉडल को अपनाना। तो सुशासन शब्द का प्रयोग 1990 के दशक में वर्ल्ड बैंक के द्वारा तृतीय विश्व के देशों में आर्थिक कुप्रबंधन, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार आदि को दूर करने के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था। 1990 का दौर यहाँ पर दिया हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। हमने न्यायिक सक्रियता का इमरजेंस भी के टॉपिक में भी हमने देखा था कि 1990 का दौर में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। कोई भी सरकारें जो बन रही थी वे अपने पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पा रही थी। पूर्ण कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है लेकिन कार्यकाल नहीं कर पा रही थी। गठबंधन की सरकारें बन रही थी, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी, आर्थिक प्रबंधन की स्थिति विद्यमान थी। तो इसके लिए आईएमएफ ने सुशासन मॉडल को अपनाने की बात कही। विश्व बैंक के द्वारा जनता को दक्ष एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने तथा राजनीतिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुशासन मॉडल को अपनाए जाने की बात कही।
इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सुशासन की दिशा में अनेक प्रयास किए गए। अब सुशासन का मतलब हमने बताया कि स्वच्छ शासन, तो स्वच्छ शासन की स्थापना में कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं। उदारीकरण हमने सबसे पहले अपनाया था गुड गवर्नेंस मॉडल के रूप में। निजीकरण को हमने अपनाया था, क्यों? क्योंकि उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां थीं वे आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हो रही थी, अनियमितताएं वहां पर देखी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और निजीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा गया, जिसे राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सूचना का अधिकार RTI, सुशासन की दिशा में अगर सबसे मजबूत कदम सरकार ने बढ़ाया हो तो वह है RTI, सूचना का अधिकार। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इत्यादि, तो ये सब सारे ऐसे टूल्स थे जिसके माध्यम से भारत में सुशासन की नींव रखी गई। तो सुशासन का किस प्रकार से इमरजेंस हुआ हमने डिस्कस किया। 1990 का दौर चल रहा था, भारत में आर्थिक मंदी की स्थिति थी। भारत आर्थिक मंदी से उबरने के लिए IMF जैसे संस्थान के पास या वित्तीय सहायता के लिए गया, तो उन संस्थानों ने भारत के पास शर्त रखी कि आप सबसे पहले आर्थिक कुप्रबंधन, आर्थिक यानी अनियमितताएं, राजनीतिक अस्थिरता आदि को दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस मॉडल को अपनाओ। और इस गुड गवर्नेंस मॉडल के रूप में भारत ने LPG को अपनाया है। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। और इसके बाद से 1990 के दशक के बाद से ही भारत ने कई ऐसे साधन अपनाए हैं। सूचना का अधिकार, बिहार में देखा जाए तो लोक सेवा का अधिकार जैसे कई सारे ऐसे अधिनियम हैं जो भारत एवं बिहार में सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अब देखते हैं कि सुशासन के तत्व कौन कौन से हैं। चूंकि अगर हमें जानना है कि सुशासन को स्थापित करने में पंचायती राज संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो सबसे पहले सुशासन को समझेंगे। तो सुशासन की परिभाषा देखा, इसकी इमरजेंस हमने देखा। अब देखते हैं कि सुशासन के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, और इसी सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत हमने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और चूंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण सुशासन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुशासन को स्थापित करने में हमारी पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। दक्ष व कुशल प्रशासन, सुशासित राज्य वही है जहां पर दक्ष व कुशल शासन किया जा रहा हो, जहां की प्रशासन प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव कहने का मतलब हो गया कि जनता की समस्याओं को वह भांपकर पूर्व निदान करेगी। कोई समस्या उत्पन्न हो उससे पहले ही उस समस्या को सॉर्ट आउट करना, उस समस्या को दूर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करना, यही है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कानून का शासन, जहां पर रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया जहां पर कानून की नज़र में सभी कोई एक समान हो, है ना, सभी को बराबर रूप से दंड दिए जाएं। अगर कोई अपराधी भी गिरफ्तार होता है तो उसे अपने बचाव के लिए उसे अधिकार दिए जाएं, वकालत का अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये सब कानून के शासन के अंतर्गत आते हैं। आप संक्षेप में समझें तो किसी भी राज्य के अंतर्गत धर्म, जाति, वंश, लिंग, संप्रदाय, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के रूप में जाना जाता है। मितव्ययिता हो, कार्यकुशलता हो। मितव्ययिता का मतलब कम से कम आर्थिक खर्च करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, मितव्ययिता हो। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर ऐसा कार्य करना कि जनता का पैसा उस पर कम लगे और काम भी जो हो काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से हो। सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता व पारदर्शिता, तो RTI इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन में जनता की भागीदारी, अब प्रशासन में जनता की भागीदारी कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और जनता के बीच जो संबंध है उसे सुधारने होंगे। हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको पब्लिक ओरिएंटेड बनानी होगी। हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे पब्लिक ओरिएंटेड बनाना होगा। पब्लिक के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे ताकि वो प्रशासन के साथ हमेशा कई स्तर पर हमारी भागीदारी कर सके, प्रशासन में भागीदारी निभा सकें, है ना। तो यह है प्रशासन में जनता की भागीदारी। उचित तरीके से प्रबंधन करना, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी कंपनी हो, या फिर निजी क्षेत्र से संबंधित कोई भी संस्थान, कोई भी गतिविधि हो, उसका उचित तरीके से प्रबंधन करना सुशासन कहलाता है।
तो ये सभी है सुशासन के तत्व है, यानी कि गुड गवर्नेंस के ये तत्व हैं। और गुड गवर्नेंस के कई सारे तत्व हो सकते हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। गुड गवर्नेंस मॉडल आप बिहार में हमेशा सुनते होंगे कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि कानून का शासन स्थापित किया। कानून के नज़र में सभी कोई समान हैं। जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको जनता के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया, है ना। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, पारदर्शिता को बढ़ाया। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बिहार में लोक सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो यह है सुशासन के प्रमुख तत्व। भारत सरकार के द्वारा ग्रासरूट लेवल पर सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया एवं शासन में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था की नींव कब पड़ी? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के जरिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स को शामिल किए गए और यही पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है नीचे से ऊपर। बॉटम सबसे निचली जो व्यवस्था है वह हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। तो हम बॉटम से ऊपर की ओर जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, तो इस प्रकार से बॉटम अप अप्रोच को अपनाया गया। यानी कि 73वें संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 29 विषय को जोड़ा गया और यह बॉटम अप अप्रोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जो 73वें संविधान संशोधन है उसके माध्यम से कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पहला प्रावधान है पूरे देश में ढांचागत एकरूपता लाने के लिए त्रिस्तरीय यानी कि गांव, प्रखंड एवं जिला पंचायत व्यवस्था लागू की जाए। नियमित एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय आवंटन हेतु प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन की चर्चा की गई। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो आप देखें, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन, ग्राम सभा का गठन, इसके अलावा आरक्षण इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं आदि के लिए 1/3 सीटें जो हैं वह आरक्षित की गई। उपर्युक्त वर्णित सभी विशेषताएं किसी भी राज्य में सुशासन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। पंचायती राज के कारण एक ओर जहां ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है मजबूत हुई है, वहीं कहीं न कहीं दूसरे स्तर पर अगर देखें तो स्थानीय विकास की प्रक्रिया में भी हमें तेजी देखने को मिली है। तो यह है पंचायती राज व्यवस्था को हमने संक्षेप में देखा। ऊपर देखा सुशासन की उत्पत्ति, उसके महत्वपूर्ण कारक, फिर देखा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस प्रकार जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से नए विषय को शामिल किए गए, 29 विषय को जोड़े गए, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से नए प्रावधान किए गए। अब प्रश्न का जो मेन सेक्शन है कि गुड गवर्नेंस को स्थापित करने में पंचायती राज संस्थान की क्या भूमिका है, उसे देखते हैं। यानी कि गुड गवर्नेंस के स्थापित करने में लोकल जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी भूमिका। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा स्थापित ग्राम सभा के जरिए पिछड़े व वंचित तबकों को ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पहले क्या था, पंचायती राज व्यवस्था जब विद्यमान नहीं थी तब बड़े बड़े लोग ही सिर्फ, जैसे जो राज्य स्तर पर की जो सरकारें थी, विधानसभा का चुनाव होता था, बाहुबली लोग, बड़े बड़े लोग ही सिर्फ चुनाव लड़ पाते थे और हमारे जो चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसका हिस्सा बन पाते थे। पंचायती राज व्यवस्था के आने के बाद क्या हुआ, उन्हें आरक्षण दिए गए, ग्राम सभा को सशक्त किया गया और आप ग्रामीण स्तर पर भी देखेंगे कि वंचित और पिछड़े तबके के जो लोग हैं वे अपने ग्रामीण विकास प्रक्रिया में भागीदारी दे रहे हैं व निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। आरक्षण के कारण महिला व पिछड़े वर्ग के लोग
अन्य वर्गों के साथ मिलकर अब ग्रामीण विकास की रूपरेखा निर्धारित कर रहे हैं। शासन प्रशासन में जनता की सहभागिता बढ़ी है, इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी आई है और परिपक्वता भी आई है। कैसे राजनीतिक जागरूकता आई है? ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे कि मुखिया का चुनाव हो रहा है, वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे जो कि गरीब लोग भी उसमें भागीदारी निभा रहे हैं, वो भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई है, वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुए हैं, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में अब वे जानने समझने लगे हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि उनमें राजनीतिक जागरूकता आई है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु आवंटित राशि का प्रयोग किस क्षेत्र में करना है, ये सभी जो अब निर्णय है वे ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों के द्वारा तय किए जा रहे हैं। ग्रामीण साफ सफाई, स्वच्छता, सिंचाई आदि के जरिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। जाति के राजनीतिकरण में भी वृद्धि हुई है। अब जाति का राजनीतिकरण है, इसके सिर्फ नकारात्मक पहलू नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि जाति का राजनीतिकरण हुआ तो सभी लोग इसे निगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। पॉजिटिव कैसे है जाति का राजनीतिकरण? तो इसका सकारात्मक पहलू यह है कि विभिन्न जाति के लोगों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और वे पंचायती राज गतिविधियों में शामिल हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं सभी विभिन्न जाति के लोग जो हैं वो लामबंद हो गए। और लामबंद होने का परिणाम हो कि वे अपनी जाति के लोगों को जिताने के लिए मतदान करते हैं। अब मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह सशक्त होगी। इससे हमारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो संकल्पना है वह बड़ी है, क्योंकि निचले स्तर पर लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शासन में बढ़ती जनसहभागिता का परिणाम है कि सरकार के द्वारा प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और वास्तव में सुशासन का यही आधार है। क्या है आधार? पारदर्शिता, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता, राजनीति में प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे कई सारे जो तत्व हैं वह सुशासन मॉडल के आधार हैं। और बिहार में निस्संदेह कई मायनों में भले ही अभी नहीं कहा जा सकता कि सुशासन स्थापित हो पाया है, लेकिन सुशासन की दिशा में हम अब कह सकते हैं कि वी आर ऑन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। सुशासन के मार्ग पे हम लोग अवश्य हैं। हालांकि पंचायतों को संविधान के अनुसार समुचित अधिकार और दायित्व का प्राप्त न होना, पंचायतों में व्याप्त अनियमितता, चुनाव में व्याप्त धनबल बाहुबल का प्रयोग, वित्तीय आवंटन की समस्या, समय पर ग्राम सभा की बैठक का आयोजित न हो पाना, ये सब जो है वह पंचायती राज संस्थान की विकास में प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आई, शासन में जनसहभागिता देखने को मिली, ग्रामीण स्तर पर भी लोग अब वोटिंग करने लगे हैं, वे ग्राम सभा के माध्यम से बैठकर ग्रामीण विकास की रूपरेखा को निर्धारित कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में सफलता देखने को मिली है। और यही है सुशासन की प्रमुख विशेषता। सुशासन को आप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में आप समझ सकते हैं। स्थानीय सुशासन की दिशा में पंचायती राज एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को भी हमने चरितार्थ किया है, क्योंकि स्वयं जनता के द्वारा ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर विकास की रूपरेखा को निर्धारित किया जा रहा है। हाल ही में पंचायती राज को सशक्त करने के लिए सरकार के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना लागू की गई है, जो कि सराहनीय पहल है। 24 अप्रैल को मनाई जाती है पंचायती राज दिवस, और इसी दिन हमने पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना को लागू किया था। और निस्संदेह यह पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने देखा सुशासन और पंचायती राज दोनों को साथ साथ समझा, चूँकि अभी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव होने वाले हैं और पिछले वर्ष ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बार अधिक संभावना है कि गुड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। तो अगर गुड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसके तत्व हमने डिस्कस किया, इसका इमरजेंस हमने डिस्कस किया, इसकी डिफिनीशन को हमने डिस्कस किया। पंचायती राज से भी संभावना है। आप पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के कार्य क्या है, बिहार में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर रही है, और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कौन कौन से बिहार में आप सुझाव देना चाहेंगे, इस प्रकार के भी प्रश्न आप बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा संभावना है कि जीएस पेपर 2 के तहत
इन दोनों सेक्शन से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है। आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए, फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत आए तो आप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं।